नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में सीपीआई ने किया प्रदर्शन। गोंधली समाज ने आरक्षण की मांग की। बेंगलुरु के स्कूलों को मिली बम की धमकी, पुलिस हुई सतर्क। मई के तीसरे सप्ताह में एसएसएलसी के नतीजे आने की संभावना। हिजाब, हलाल और आजान के मुद्दे के बाद कर्नाटक सांप्रदायिक तनाव की चपेट में। एक दिन पहले खत्म हुआ बजट सत्र, 11 बिल हुए पास। विपक्ष ने सरकार पर लगाया मूल्य वृद्धि पर बहस से बचने का आरोप। बुलडोजर को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश, बताया किन लोगों पर करनी है कार्रवाई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बढ़ती महंगाई और आसमान छू रहे पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन करके जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। बाबूराव होन्ना ने बात की। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। राज्यದ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಉಳ್ಕಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನಂತರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆನೂ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳೋದು ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಏನದ ಭೂಮಿ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಬೇಕು, ನಂತರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡವಾಳದಾರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಬಂಡವಾಳದಾರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಏನು ಯಾರು ಕೇಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಕಾರಣ ಅಂದ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಒಂದು ವಾರದಾಗೆ 8 ಇಲ್ಲ 9 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತದ. ಮತ್ತ ಇದು ಏನು ಹಿಜಾಬು ಮತ್ತ ಇದು ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಏನು ವಿಷಯ ತೆಗೆದಾರ. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ ಯುವಕರು. ಅದು ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಕಡೆದು ಇವ್ರೇನಂತೇಳಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಚಕ್ಕರ್ದಾಗ ಇದು ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಇದು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇದು ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂದ್ರಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾಯಿ ಸಿಂಧೆ, कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति जिलाध्यक्ष। गोंधली समाज शैक्षणिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, हमें भी SC ST की तरह आरक्षण दिया जाना चाहिए, कहा गोंधली समाज के राष्ट्रीय कार्यदर्शी राजेंद्र और राज्य अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धराम वाघमारे ने। वह आज शहर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोंधली समाज पिछड़ा हुआ है। आज इस समाज से राजनीति में किसी भी प्रकार के पद पर नॉमिनेट नहीं किया गया है। इस समाज से राजनीति में किसी भी प्रकार के पद पर नॉमिनेट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा इस संबंध में हमने राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भी एक ज्ञापन सौंपा है। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बात अब ऐसी है, इस कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ऑनरेबल बोम्मई साहब जी जो है ये बहुत अच्छे सीएम है। इनको SC ST OBC मिनोरिटी ट्राइब ये सब जनजाति की जानकारी है। इस राज्य में बंजारा MLA बन गया है और कमेटी के लोग MLA बनते हैं, लेकिन गोंधली जाति का एक भी MLA इस कर्नाटक राज्य में 70 साल में नहीं हुआ। हम अभी डिमांड करने के लिए, अभी हमारे सिद्धराम जी वाघमारे साहब ने कहा कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे इस देश में जो लोकशाही है ये लोकशाही हमारे लिए है। अब इस लोकशाही के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय से कहना चाहते हैं, आप जो नॉमिनेटेड करते हैं विधान परिषद पे लोग, 70 साल में आज तक किसी राज्यपाल ने महोदय ने गोंधली जनजाति का
कलाकार या संगठन का नेता वहां पर विधान परिषद पर सदस्य बोल के नॉमिनेट नहीं किया। हम मांग करते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने राज्यपाल की वो हमारी सिफारिश करे, निवेदन करे, गोंधली जनजाति के अखिल भारतीय गोंधली समाज संगठन के प्रतिनिधि को एक MLC देने का काम करने का विनंती। ಕಳೆದು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಆಗಿದೆ, ನಾಮೆಡಿಕ್ ಸೆಮಿನಾಮೆಡಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ತೀರ ಒಂದು ಪೂಜಾರಿ ದೇವಿ ಆರಾಧಕರು, ಜೈ ಭವಾನಿ ಮಾತಾ, ಆಯಿ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿದು, ಚಾಮುಂಡಿದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿದು, ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ನಾಮಗಳಿಂದ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ದೇವಿಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊಂದಳಿ ಸಮಾಜದವರು ಆರಾಧಕರು. ನಮ್ಮದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು MLC ಇಲ್ಲ, MLA ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಎತ್ತಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಾ ವನರಸಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನು ಕತೆ ಹೇಳೋದು, ಹಾಡ ಹಾಡುವುದು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. विधान परिषद सदस्य अरविंद अरली ने कहा कि कल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बसव कल्याण आ रहे हैं। अरली ने कहा कि अनुभव मंडप का उद्घाटन होकर लगभग 1 वर्ष से अधिक हो गया है और उसके निर्माण के लिए 220 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं किया गया है। क्या इस कार्य में सरकार के पैरेलल विकास कदमी को शामिल करना है क्या? इस संबंध में अरली ने विस्तार से बताया। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बसव कल्याण कर्नाटक यात्रा पर्व बोल के एक प्राइवेट कार्यक्रम को आ रहे, वो कार्यक्रम के जरिए से जो कल्याण में, बसव कल्याण में है, जो अनुभव मंडप BKD में अंडर में जो आते हैं, वो आलम प्रभु स्मारक हो या परशु कट्टे है, ऐसा 4-5 प्लेस को चूज करके इन्होंने डेवलप करना चाह रहे हैं। इसके लिए 220 करोड़ रुपए खर्च करने का है, कर रहे हैं तो प्राइवेटली लोगों से चंदा करके। मेरा ये डाउट है, ये BKDB के अंदर आता है, ये अनुभव मंडप बनना चाहिए। 1 साल 2 महीना हुआ शायद इनॉग्रेशन होके, इलेक्शन के पहले, लेकिन आज तक के लिए उसका शुरुआत नहीं हुई। अब देखते हैं समाचार राज्य के। शुक्रवार सुबह शहर के विभिन्न स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद बेंगलुरु पुलिस हरकत में आ गई। धमकी देते हुए कहा गया कि आपके स्कूल में एक बहुत शक्तिशाली बम लगाया गया है। पुलिस के अनुसार बम निरोधक दस्तों को स्थानों पर तैनात किया गया है और तलाशी अभियान जारी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों की पात्रता निर्धारित करते समय द्वितीय PUC परीक्षा और KCET 2022 दोनों में अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। पिछले साल में कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के दौरान विभाग ने रैंक सूची तैयार करते समय द्वितीय PUC परिणामों को हटा दिया था, क्योंकि छात्रों को कोविड लॉकडाउन के मद्देनजर बोर्ड परीक्षा दिए बिना पदोन्नत किया गया था। लेकिन इस साल कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने अपनी पिछली नीति पर वापस जा रहा है। SSLC परीक्षा के परिणाम मई तीसरे सप्ताह में घोषित किए जाने की संभावना है। परीक्षा 28 मार्च से शुरू हुई थी और 11 अप्रैल को समाप्त होनी थी। कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 23 अप्रैल से शुरू होगा और इस प्रक्रिया में 10 से 15 दिन लगेंगे। अधिकारी ने कहा कि परिणाम मई के तीसरे सप्ताह में घोषित किए जाने की संभावना है। हिजाब और हलाल के खिलाफ अभियान चलाने और मंदिर मेलों में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद कर्नाटक में हिंदू संगठन अब मुस्लिम आम व्यापारियों और मूर्तिकारों को हिंदू देवताओं की मूर्तियां बनाने से प्रतिबंधित करने के लिए एक अभियान की योजना बना रहे हैं। देश में हलाल सर्टिफिकेशन के मुद्दों को हिंदू संगठनों ने कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। ये संगठन भारत में खाद्य व्यवसाय के शासी और निगरानी निकाय और भारतीय खाद्य सुरक्षा ये संगठन भारत में खाद्य व्यवसाय के शासी और निगरानी निकाय, भारतीय खाद्य सुरक्षा
और मानक संघ के खिलाफ हलाल प्रमाणन प्रणाली पर सवाल उठाने के लिए कानूनी लड़ाई छेड़ने के लिए तैयार है। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा ने आम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन वह अन्य मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। विपक्षी कांग्रेस और जेडीएस इन घटनाक्रमों के लिए सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना कर रहे हैं और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, कर्नाटक सरकार मुसलमानों पर अस्पृश्यता थोप रही है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। गुरुवार को निर्धारित समय से एक दिन पहले समाप्त हुए संसद के बजट सत्र में लोकसभा में 139% और राज्यसभा में 99% काम हुआ, जिसमें प्रत्येक सदन ने 11 बिलों को मंजूरी दी, जिसमें दिल्ली के 3 नगर निगमों का विलय करने का कानून और आपराधिक प्रक्रिया विधेयक शामिल है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बायोमेट्रिक्स एकत्र करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी गरीब की झोपड़ी और दुकान पर बुलडोजर न चलाएं। बुलडोजर सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत अपराधी और माफियाओं की अवैध संपत्ति पर ही चलाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे माफिया जिन लोगों ने कमजोरों और व्यापारियों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर लिया हो, सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाए, किसी को परेशान न किया जाए। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर योगी सरकार आगे बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर आरजेडी नेता शरद यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। हाल ही में शरद यादव लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं। इस मुलाकात के बाद शरद यादव ने राहुल गांधी के दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को क्यों नहीं कांग्रेस को लीड करना चाहिए। शरद यादव ने कहा, कांग्रेस को पिछड़े और कमजोर वर्गों को साथ लाना चाहिए, जो पहले कांग्रेस के साथ थे। मैं चाहता हूँ कि राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और नेतृत्व प्रदान करें।
सीएम मान ने शुक्रवार को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बैठक में कहा कि पंजाब के 3 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। पंजाब में अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान सख्त हैं। उन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बिना भय और पक्षपात के मजबूती से काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम मान ने शुक्रवार को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बैठक में कहा कि पंजाब के 3 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने कहा कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को आधुनिक सुविधाएं और संसाधनों की कमी नहीं होगी। जितने संसाधनों की जरूरत होगी मान सरकार देगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, जिसे कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, 11 अप्रैल से शुरू होगा। बोर्ड के अनुसार श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ नीतीश्वर कुमार ने कहा कि हिमालय तीर्थ की तीर्थ यात्रा अमरनाथ 30 जून को शुरू होगी और 11 अगस्त को समाप्त होगी। शामली में कुख्यात बदमाश रहे मुकीम काला के गांव जहानपुरा में तालाब की लगभग 6.5 बीघा भूमि कब्जा की गई थी, जिसको लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा भूमि पर बुलडोजर चलवाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा पालिका के यात्री प्रतीक्षालय पर खड़े किए अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया है। पूर्वी यूक्रेन में लोगों को बचाकर निकालने के लिए प्रयोग होने वाले एक रेलवे स्टेशन पर 2 रॉकेट अटैक हुए हैं। समाचार एजेंसी एफपी ने यह जानकारी दी है। क्रामातोर्स्क ट्रेन स्टेशन पर हुए हमलों में कम से कम 35 लोगों के मारे जाने की खबर है और कम से कम 100 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के पूर्वी शहर क्रामातोर्स्क से नागरिकों के बचाव अभियान का काम चल रहा था। क्रामातोर्स्क पूर्वी यूक्रेन में उस दोनोत्स्क ओब्लास्ट इलाके का हिस्सा है जहां पर रूस ने अपने सैन्य अभियान को फोकस किया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में सीपीआई ने किया प्रदर्शन। गोधड़ी समाज ने आरक्षण की मांग की। बेंगलुरु के स्कूलों को मिली बम की धमकी, पुलिस हुई सतर्क। मई के तीसरे सप्ताह में एसएसएलसी के नतीजे आने की संभावना। हिजाब, हलाल और आजान के मुद्दे के बाद कर्नाटक सांप्रदायिक तनाव की चपेट में। एक दिन पहले खत्म हुआ बजट सत्र, 11 बिल हुए पास। विपक्ष ने सरकार पर लगाया मूल्य वृद्धि पर बहस से बचने का आरोप। बुलडोजर को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश, बताया किन लोगों पर करनी है कार्रवाई। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।